फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप एकदम मस्त होगे। तो क्या हाल चाल है आप लोगों के? आज की जो क्लास रहने वाली बहुत ही बेहतरीन होने वाली है और लिटरली बता रहा हूँ, इस क्लास को देखोगे तो आप बहुत हैप्पी हो जाओगे, बहुत खुश हो जाओगे। ठीक है। और इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले आपको सिलेबस पे ध्यान देना है। सिलेबस वेरी एमपी, सिलेबस को ध्यान में रख के चलना है। और आज मैं आपको चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 के सारे नोट्स प्रोवाइड करने वाला हूँ। और सारे नोट्स, ठीक है, चैप्टर वाइज प्रोवाइड करूँगा। और इस नोट्स के बाहर कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपके एग्जाम में आए। आप PYQs, प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन पेपर आप उठा के देख लेना। अगर इस नोट्स के बाहर एक भी क्वेश्चन आ गया तो भाई मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर देना, कभी मत देखना। ठीक है। तो यार देख लो, क्या मैं आपके लिए कुछ खास लेके आया हूँ, बहुत ही खास लेके आया हूँ, जिससे आप लोग देखोगे तो बहुत खुश हो जाओगे। विलेन चैप्टर 1 है और इसके सारे क्वेश्चन आंसर और सारे नोट्स इसमें भरे पड़े हैं मेरे भाई। और इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, आप एक बार विश्वास करके देखो। और जितना मैं बता रहा हूँ अगर उतना कर लिए, जितना मैं बता रहा हूँ अगर उतना कर लिए तो 95 के नीचे तो नहीं आने वाला है। ठीक है। अगर मेरा बताया हुआ आप कर लिए तो 95 के नीचे तो आने वाला नहीं है, कोई चांस नहीं है। सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं? सबसे पहले हम देख लेते हैं सिलेबस, अपना सिलेबस क्या क्या है। उसके बाद हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। विलियन चैप्टर 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा। विलियन चैप्टर से आपको, विलेन चैप्टर में सिलेबस आपको दिखना है क्या है। विलेन के प्रकार हैं, ठोसों के द्रवों में बने विलेन की सांद्रता, ठीक है, व्यक्त करना। गैसों के द्रवों में क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अनुमान, परासरण दाब, वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान, राउल्ट का नियम, मैंने बताया है कि नहीं, राउल्ट का नियम, क्वथनांक ज्ञात करना। ठीक है। असमान आणविक द्रव्यमान, क्वांट का गुणक बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। और इसे आज चैप्टर वन आज आपका फिनिश हो जाएगा। और मैं ये मान के चलता हूँ अगर आप मेरे साथ बने रहें तो 10 दिन में संपूर्ण केमिस्ट्री ख़त्म करवा देंगे। संपूर्ण केमिस्ट्री ख़त्म हो जाएगी आपकी, मेरा आपसे वादा है। 10 दिन में संपूर्ण केमिस्ट्री और 10 दिन में मान के चलता हूँ सारे न्यूमेरिकल चैप्टर वाइज करवा दूंगा। और प्लस 10 या 10 दिन आपको रिवीजन लेके चलना है। रिवीजन कुल मिला के मैं आपको बता दूं, एक महीने में 1 मंथ अगर आप हमसे जुड़े रहें, 1 मंथ अगर आप मुझसे जुड़े रहें तो मैं एक गारंटी देता हूँ आपको कि आप कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर उठा लेना, कोई भी PYQs प्रीवियस ईयर पेपर उठा लेना और देखना। अगर वो सारे क्वेश्चन आपको नहीं आते हो तो आप मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर देना और कभी मत देखना। ठीक है यार, मैंने खुद पढ़ा है और मैंने खुद देखा है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। और प्रूफ के साथ मैंने आपको दिखाया 95%, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। ठीक है। यहाँ हवाई बात मैं नहीं कर रहा हूँ। अगर जुड़े रहे तो 95 के नीचे मैं 95 के नीचे आपका परसेंटेज आने नहीं दूंगा। ठीक है। आपने देख लिया और चलिए अब आपको क्वेश्चन दिखाते हैं, सारे क्वेश्चन। और आपको बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेना है। 1 मंथ में संपूर्ण केमिस्ट्री मैंने वादा किया। और इसी प्रकार फिजिक्स, मैथ, हिंदी, इंग्लिश सारे आपके कवर कराए जाएंगे। ठीक है। उसके पहले अगर वीडियो पसंद है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और चलो मैं पहले नोट्स आपको दिखा देता हूँ कैसे नोट्स आए, मैंने तैयार किए हैं आपके लिए स्पेशली। ठीक है। और यार क्या खास है, सबसे अलग क्या है और कौन सी अलग वो चीज़ें हैं जो आपको 95% दिला सकती हैं, वो सब पे मैं देखो बात करने वाला हूँ। ठीक है। देख लो आप, सारे आपके सिलेबस हैं, सारे एकदम मतलब कि भाई एकदम बवाल नोट्स हैं। ठीक है। एकदम बवाल नोट्स आपके लिए लाया हूँ। ठीक है। और इसमें सारे मैंने पहले बता दिया कि सारे क्वेश्चन आंसर हैं, सारे मोस्ट टाइम, इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन
नहीं आएगा। जैसे मैंने चैप्टर 1 पढ़ा दिया ना, चैप्टर 1 उसके बाहर चैप्टर 1 की कोई भी क्वेश्चन उठा लो, अगर आप नहीं कर पाए तो बताना मुझे, ठीक है। ठीक, ऐसे ही नोट्स मैंने तैयार किए हैं, ठीक है मेरे भाई। 1/2 गुणांक। तो चलिए चैप्टर 1 को स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या है नया? मैं बहुत खुश हूँ, पता है क्यों? क्योंकि यार अगर इससे आप चैप्टर 1 पढ़ लिए और चैप्टर 1 के आप अगर PYQs उठा के देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर 1 अगर आपने देखा, आप चैप्टर 1 जाके उठा के देखना। अगर इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन आया होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, तब आप कमेंट में मुझे बता देना, ठीक है। कोई 1-2 अपवाद हो सकते हैं, लेकिन इसके बाहर नहीं होंगे। न्यूमेरिकल के लिए मैं अलग से लाऊंगा, लेकिन क्वेश्चन आंसर के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। क्लास 12th केमिस्ट्री, विलियन चैप्टर 1 है, मिश्रण है। मिश्रण किसे कहते हैं आपको पता होगा, ये सब क्वेश्चन नहीं आते हैं, आपको यार याद रखना है, ठीक है। 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलने से बना मिश्रण होता है, ठीक है। मिश्रण के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण किसे कहते हैं, विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक पदार्थों के मिलने से जब उन्हें अलग अलग देखा जा सके हैं। 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलने पर जब उन्हें अलग अलग देखा जा सके तो उसे क्या कहते हैं? अलग अलग देखा नहीं जा सके, सॉरी इसमें मिस्टेक है, अलग अलग देखा नहीं जा सके तो उसे क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण कहते हैं। और विषमांगी मिश्रण जब 2 पदार्थों को मिलाने पर उन्हें अलग अलग देखा जा सके, ठीक है। जैसे कि बालू और पानी का मिश्रण, बालू और पानी का मिश्रण, जल मिट्टी का मिश्रण, ठीक है। ये सब विलयन किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। आई होप आपको पता होगा, अगर नहीं पता हो तो याद कर लेना। ऐसे ही इसी फॉर्मेट में आपको लिखना है एग्जाम में भी, और पक्का मैं गारंटी देता हूँ 1 भी नंबर नहीं कटने वाले हैं आपके, ठीक है। विलयन के भाग, विलेय होता है और विलायक होता है। विलेय किसे कहते हैं? वह पदार्थ जो विलयन से कम मात्रा में उपस्थित होता है विलेय कहलाता है। विलयन से अगर कम मात्रा में उपस्थित हो उसे विलेय कहते हैं, ठीक है। विलयन में जिसकी मात्रा क्या होती है? कम होती है। आप ऐसे याद कर लो सिंपल में, विलयन में जिसकी मात्रा कम हो उसे विलेय कहते हैं। और एक विलायक होता है, विलायक विलयन में जिसकी मात्रा अधिक हो उसे क्या कहते हैं? जिसकी मात्रा विलयन में क्या हो? अधिक हो उसे क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। क्लियर है आपको? किसी भी विलयन में 1 से अधिक विलय हो सकते हैं। आपको क्या 10 मिनट में फटाफट रिवीजन करना है और चैप्टर 1 क्या खत्म हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको करना है, ज़्यादा टाइम नहीं देना है, 1 मंथ में सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। मैंने बताया भी आपको विलायक, ठीक है। विलयनों के प्रकार, अवयवों की सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार किसे होते हैं? तन विलयन होते हैं, सांद्र विलयन होते हैं। आपको याद करने में, तन विलयन किसे कहते हैं, सांद्र विलयन किसे कहते हैं? वो विलयन जिनके इकाई आयतन में विलेय की सांद्रता कम होती है, तन विलयन कहते हैं। जिसके इकाई आयतन विलयन के इकाई आयतन में जिसकी मात्रा मतलब जिसकी सांद्रता क्या हो? कम हो, उसे तन विलयन कहते हैं। और जिसकी सांद्रता विलयन की इकाई आयतन में जिसकी सांद्रता अधिक हो उसे क्या कहते हैं? सांद्र विलयन कहते हैं। क्लियर है? संतृप्त और असंतृप्त विलयन किसे कहते हैं? संतृप्त विलयन स्थिर ताप पर वह विलयन जिनमें विलय को अधिक संभव मात्रा घुली हो, जिसमें विलयन की क्या हो? विलय की अधिक संभव मात्रा घुली हो, संतृप्त विलयन कहलाते हैं। तथा वह विलयन जिनमें विलय की मात्रा क्या हो? संतृप्त विलयन के लिए आवश्यक मात्रा से कम हो। वह विलयन जिसमें विलय की जो मात्रा है संतृप्त विलयन के लिए आवश्यक मात्रा से कम हो, असंतृप्त विलयन कहलाते हैं। यार इतना इजी है, इतना इजी आपके लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ कि आप यार एक बार देखना है, आपको सारी चीज़ें याद आ जाएंगी, ठीक है। अति संतृप्त विलयन किसे कहते हैं? स्थिर ताप पर जब किसी विलयन में विलय की मात्रा संतृप्त विलयन से अधिक हो जाती है। अति संतृप्त विलयन मतलब कि
जिसकी मात्रा संतृप्त विलयन से अधिक हो स्थित है। जब किसी विलयन में, जब किसी से ऐसे याद कर लेना, जब किसी विलयन होता है, कोई विलयन है, ठीक है, कोई विलयन है, उसकी मात्रा मतलब कि विलय की मात्रा से, विलय की मात्रा से, विलय की मात्रा जो होती है संतृप्त विलयन से अधिक हो जाती है, अति संतृप्त विलयन कहलाते हैं। ठीक है, अवयव की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर आपको ये देख लेना है। गैस, ठीक है, विलयन की सांद्रता किसे कहते हैं? किसी विलयन या विलायक की प्रति इकाई मात्रा में घुली विलय की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। किसी विलयन या विलायक, कोई भी विलयन या विलायक की मात्रा जो मतलब कि प्रति एकांक मात्रा में घुली हुई विलय की मात्रा होती है, वही क्या होती है? विलयन की सांद्रता कहते हैं। विलयन की सांद्रता के लिए अगर मान लो कोई विलय की मात्रा दे दिया और विलायक की मात्रा दे दिया, पूछ लिया विलयन की सांद्रता, ठीक है, विलय की मात्रा दे दिया और विलायक की मात्रा दे दिया, पूछ लिया विलयन की सांद्रता किसे कहते हैं, तो आपको दंड से बता देना, हमें पता है, वी नो दैट विलय की मात्रा बराबर विलयन की मात्रा बराबर विलय की मात्रा बटे विलायक की मात्रा, आपको तुरंत निकाल लेना है। ठीक है, आई होप क्लियर हो रहा होगा। द्रव्यमान प्रतिशत VI है, ठीक है, इसे आपको देख लेना है। विलय की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम विलयन में घुली हुई हो उसे द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत का फार्मूला इससे आते हैं न्यूमेरिकल, आपको याद रखने, मैं प्रोवाइड कर दे रहा हूँ आपको याद करके याद रखने सारे फार्मूले, ठीक है, ताकि मैं अगर न्यूमेरिकल लेके आऊँ तो सारी चीज़ें क्लियर हो और आप फटाफट न्यूमेरिकल को लगाते जाओ। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है 40 ग्राम KCl पोटेशियम क्लोराइड को 400 ग्राम जल में घोला जाता है, तो KCl का द्रव्यमान प्रतिशत क्या है? हमें पता है द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान, हमें दिया है विलय का द्रव्यमान और विलयन का द्रव्यमान हमें दिया है, विलय का द्रव्यमान दिया है 40 ग्राम और विलयन का द्रव्यमान दिया है 400 ग्राम। ठीक है, तो आपको सीधे पुट कर देना है 40/400 और इंटू 100, आपका आंसर आ जाएगा कि 9.09%। हमें प्रतिशत में आंसर निकालना होता है। अब आप कहोगे कि सर कैसे पता करें कि ये विलय की मात्रा है ये विलयन की मात्रा है, तो हम देखो यार, हमने क्या पढ़ा, विलयन में जिसकी मात्रा कम होगी वो विलय कहलाता है, जिसकी मात्रा अधिक होगी वह विलायक कहलाता है। ठीक है, अब देखो विलय है तो इसकी मात्रा कम है, अगर 400 में से 40 घटाओगे तो कितना बचेगा? 360 बचेगा। 360 अधिक है, यानी कि जो 360 निकलेगा वो हमारा विलायक की मात्रा निकलेगा। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। आयतन प्रतिशत किसे कहते हैं? ये VI है, इस पर न्यूमेरिकल बनते हैं आपके, तो इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, मेरी बात का यकीन करो आप, नहीं तो यार बहुत पछताओगे आप। मेरे नंबर कटे, क्यों कटे? यही रीज़न है, फार्मूले नहीं याद हैं, तो यार चीज़ों को समझो आप, मैं यहाँ बकवास नहीं कर रहा हूँ आपसे। ठीक है, किसी विलयन के 100 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित विलय के मिलीलीटर में आयतन को आयतन प्रतिशत सांद्रता कहते हैं। आयतन प्रतिशत आप इसे याद नहीं करते कोई दिक्कत नहीं, ये सब डिफिनेशन इसके आते नहीं हैं, लेकिन इसके फार्मूले बहुत IMP हैं, फार्मूले आपको क्लियर रहेंगे, इस पर न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, आयतन प्रतिशत कैसे निकालोगे आप? विलय का आयतन बटे विलयन का, विलय का आयतन बटे विलयन का आयतन। ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत में था तो विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान, और आयतन प्रतिशत में होता है कि विलय का आयतन बटे विलयन का आयतन इंटू 100। आपको यार मैं चीज़ें याद करा दे रहा हूँ यार, देखो ठीक है, आपको सुनना बस है अच्छे से। क्वेश्चन में दे रखा है कि 15 ml इथेनॉल को 300 ml जल में घोला जाता है, इथेनॉल की आयतन प्रतिशतता क्या कर रही है? आयतन प्रतिशतता पूछा है ना, हमें दे क्या रखा है? विलयन का आयतन दे रखा है, विलायक का आयतन हमें
विलायक का आयतन दे रखा है, ठीक है। विलयन का आयतन हमें निकाल लेना है, विलेय का आयतन दिया है और एथेनॉल को 300 ml जल में, ठीक है। एथेनॉल और जल, एथेनॉल और जल को जब हम मिश्रित करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, एक मिश्रण बन जाएगा। तो यहाँ पे बताया गया है विलयन का आयतन, कभी आपको विलायक का आयतन नहीं दे रखा रहेगा, कभी विलेय का आयतन नहीं दे रखा रहेगा, कभी विलयन का आयतन नहीं दे रखा रहेगा। किसी दो को देगा, एक को नहीं देगा, तो आपको याद रखना है कि हमें किससे कैसे निकालना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे विलयन का आयतन नहीं दे रखा है, लेकिन आपको विलेय का आयतन और विलायक का आयतन दे रखा है, ठीक। तो विलेय का आयतन प्लस विलायक का आयतन ऐड कर लेना है, 315 आ जाएगा विलयन का आयतन, ठीक है। आपको यहाँ से फार्मूला से बैठा के आंसर निकाल लेना है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशतता, ठीक है। आपको ये सारी चीज़ें देखनी। किसी विलयन की 100 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित विलेय का ग्राम में द्रव्यमान उसकी द्रव्यमान प्रतिशतता या आयतन प्रतिशतता कहलाती है। इसका फार्मूला क्या होता है कि विलेय का भार बटे विलयन का भार, विलयन का आयतन, सॉरी, विलेय का भार बटे विलयन का आयतन इंटू 100, ठीक है। एक फार्मूला दे रखा है यहाँ पे, क्वेश्चन आपको हम लोग देख लेते हैं। 20 ग्राम चीनी को जल में घोलकर 250 ml विलयन बनाए गए, तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या होगी। दिया क्या है, विलेय का भार दे रखा है 20 ग्राम चीनी, चीनी क्या है हमारा विलेय है और जल क्या है हमारा विलायक है। चीनी और जल घुलेगा तो क्या बन जाएगा, विलयन बन जाएगा। यानी कि हमें दे क्या रखा है, विलेय और विलायक का भार दे रखा है, ml में है यानी कि जरूर आयतन होगा। विलायक का आयतन दे रखा है, विलेय का भार दे रखा है हमें, वही तो, ठीक है। आयतन में दे रखा है विलेय, ठीक है। विलयन का आयतन दे रखा है, विलेय का भार दे रखा है, सीधा पुट करना है और आंसर आपको निकाल लेना है, ठीक है। सॉरी, ये मुझे गलत हो गया क्योंकि मैंने सोचा कि ये भार दे रखा है, ठीक है, लेकिन आयतन निकला है तो जरूर वो विलयन का आयतन होगा और विलेय का भार दे रखा है, ठीक है। अगला क्या है, पार्ट्स पर मिलियन VVI है। हर साल इससे क्वेश्चन एक बनता है, न्यूमेरिकल बनता है, न्यूमेरिकल इससे हर साल एक पार्ट्स पर मिलियन से बनता है। किसी विलयन के 10 लाख ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ के भागों की संख्या पार्ट्स पर मिलियन की दी, यानी कि किसी भी विलयन में 10 लाख ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ के भागों की संख्या पार्ट्स पर मिलियन कहलाती है। ppm पार्ट्स पर मिलियन बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान इंटू 10⁶, या आप बोल सकते हो 10 लाख। 10⁶ लगाओगे तभी वो पार्ट्स पर मिलियन में कन्वर्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है आपको कि 9.6 × 10⁻³ ग्राम ऑक्सीजन समुद्री जल के प्रति किलोग्राम में घुली है और ऑक्सीजन की सांद्रता ppm में ज्ञात कीजिए। ठीक है, विलेय का द्रव्यमान दे रखा है और विलयन का द्रव्यमान क्या केजी दिया है ना, प्रति केजी यानी कि 1 kg दिया है। ठीक है, रख के आपको निकाल लेना है। ठीक है, और यहाँ पे निकालने के बाद आपको 10⁶ यहाँ पे बचेगा तो आपको ppm में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन होता है, पार्ट्स पर बिलियन होता है। इससे अलग क्वेश्चन आते नहीं, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इसे छोड़ दो। ठीक है, अब आ जाते हैं हम सबसे IMP टॉपिक पे, मोलरता। वन ऑफ द मोस्ट PVI क्वेश्चन है, हर साल न्यूमेरिकल या डेफिनेशन इसके पूछे जाते हैं। मोलरता किसे कहते हैं? प्रति लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? आपको याद कर लीजिए, प्रति लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को
मोलरता कहते हैं मोलों की संख्या होता है विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अणुभार। ठीक है, मोलरता का फार्मूला आपको याद रखना है। मोलरता बराबर क्या होता है, दोनों फार्मूले आपको याद रखने हैं। विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेयन के मोलों की संख्या, विलेयन का आयतन। ठीक है, ml में निकालना है, ml में आपको कन्वर्ट करना है। अगर लीटर में दे रखा है तो मिलीलीटर में आपको क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी आंसर एग्जैक्ट आएगा। ठीक है, विलेय के मोलों की संख्या बराबर हमने पढ़ा है और यही आपका मोलरता का फार्मूला हो जाएगा। विलेय का भार बटे विलेयन का अणुभार। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मोलरता समझ में आ गया, मोलरता समझ में आ गया। मोलरता का फार्मूला ये वाला है, आपको याद रखना है, ये वाला m बराबर, ठीक है, m बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार इंटू 100 बटे विलेयन का आयतन। विलेय का भार बटे विलेयन का अणुभार और 1000 बटे विलेयन का आयतन। यहाँ से आपको देख लेना है ना, विलेय का भार बटे विलेयन का विलेय का अणुभार इंटू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन भी दे रखा है, आपको देख लेना चीज़ें। मोलरता VVVI है। मोलरता किसे कहते हैं, विलायक 1000 ग्राम में घोलित विलेय के मोलों की संख्या को विलेयन की मोललता कहा जाता है। विलायक 1000 ग्राम में उपस्थित जो घोलित है विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, विलेयन की मोललता कहा जाता है। मोललता बराबर क्या होता है, विलेय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान। द्रव्यमान किस में लेना है आपको, ग्राम में लेना है, इंटू 100। ये फार्मूला है, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार बटे विलेय का विलायक का क्या द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान। ठीक है, यहाँ से आपको याद WA बटे MA। WA क्या है, विलेय का भार है, WA विलेय का भार है, MA क्या है, विलेय का अणुभार है, और W क्या है, कैपिटल W क्या है, विलायक का द्रव्यमान है, विलायक का द्रव्यमान है। ठीक है, एक क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, 58.5 ग्राम NaCl सोडियम क्लोराइड को 500 ग्राम जल में घोला जाता है, विलेयन की मोललता ज्ञात कीजिए। हमें विलेय का भार दे रखा है, विलायक का भार दे रखा है, हमें क्या निकालना है, मोललता निकालनी है। और ये अणुभार हमें निकाल लेना है। NaCl का अणुभार कितना होता है 58, यानी कि सोडियम का अणुभार 23 होता है और क्लोराइड का 35.5 होता है, 58.5 हो जाएगा। यहाँ से आपको सीधा पुट कर देना है, तुरंत आंसर आ जाएगा। ठीक है, ग्राम में दे रखा है तो आपको मतलब कि किलोग्राम को ग्राम में बदल देना है आपको। ठीक है, आई होप क्लियर हो रहा होगा आपको। ठीक उसी प्रकार नॉर्मलता है, VVI है, देख लेना आपको नॉर्मलता, उसी प्रकार मोललता, मोलरता, नॉर्मलता और मोल प्रभार, ये चार आपके एकदम क्लियर होने चाहिए। इनके फार्मूले, इनके डेफिनेशन। ठीक, मोललता का डेफिनेशन, मोलरता का डेफिनेशन, विलायक का मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज। ठीक है, मोल प्रभाज से क्वेश्चन आते हैं, हर बार रिपीट होते हैं मोल प्रभाज से न्यूमेरिकल। ठीक है,
2 नंबर 3 नंबर के। एक विलेन में किसी विलेन घटक मूलों की संख्या क्या है? एक विलेन में किसी घटक के मूलों की संख्या तथा विलेन में उपस्थित कुल मूलों की संख्या के अनुपात को उस घटक का क्या कहते हैं? मोल प्रभाज कहते हैं। एक घटक का मोल प्रभाज बराबर घटक के मूलों की संख्या बटे विलेन में उपस्थित कुल मूलों की संख्या हो जाती है। ठीक है, मोल प्रभाज VBI। आप इन सबको मैं PDF दे दूंगा। PDF टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल में आपको कमेंट में मतलब कि डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में। तो वहाँ से आपको UP एग्जाम सक्सेस उस चैनल को आपको ज्वाइन कर लेना है। ये सारे PDF मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसी प्रकार चैप्टर वाइज आपको देगा, चैप्टर वाइज प्रोवाइड कर दूंगा और इसके बाहर आप कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो यार पढ़ लो अच्छे से। ठीक है, यहाँ विलेय का मूल प्रभाज इतना है। ठीक है, और विलेय का मूल प्रभाज इतना है। ठीक है, और विलायक का मूल प्रभाज कैपिटल N बटे स्मॉल n। देखो विलेय का मूल प्रभाज होता है स्मॉल n बटे क्या है, स्मॉल n प्लस कैपिटल N। ठीक उसी प्रकार और विलायक का मूल प्रभाज होता है स्मॉल कैपिटल N बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N। इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो सेम वही आने वाला है। ठीक है, n क्या है? मोलों की संख्या है। मोलों की संख्या बराबर कितना होता है? मोलों की संख्या बराबर होता है विलेय का भार, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार। पता है कि नहीं? कैपिटल के लिए विलायक के लिए विलायक का अणुभार बटे विलायक का भार बटे विलेय का अणुभार, और विलेय के लिए विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। ठीक है, मोल प्रभाज में अणुभार बराबर मोलों की संख्या है ये। ठीक है, उसी प्रकार आपको पुट कर देना है। यहाँ पे हमें दे रखा है विलायक का मोल प्रभाज बराबर क्या हो जाएगा? n क्या है? विलायक का भार, विलायक का भार कैपिटल W, विलायक का अणुभार कैपिटल M। ठीक उसी प्रकार स्मॉल n को क्या कहें? स्मॉल n क्या है? विलेय की मात्रा है, विलेय के मोलों की संख्या है। ठीक है, स्मॉल n है विलेय के मोलों की संख्या। तो विलेय के मोलों की संख्या हमने क्या पढ़ाया था कि ऊपर विलेय का भार यानी कि कैपिटल W और विलायक का भार, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार स्मॉल n। ठीक उसी प्रकार कैपिटल N है तो विलायक का भार कैपिटल W और विलायक का अणुभार कैपिटल M। ठीक है, ये है आपका फार्मूला विलायक के मूल प्रभाज का। ठीक उसी प्रकार आपको विलेय के मूल प्रभाज का फार्मूला निकाल लेना है और इसी से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे कि मूल प्रभाज की गणना कीजिए। क्या आई होप एकदम क्लियर होगा। ठीक यार, न्यूमेरिकल में आपको सारे फार्मूले और न्यूमेरिकल की एक क्लास, शानदार क्लास लेने वाला हूँ जिसमें सारे मतलब चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल और वो रहेंगे, सारे एकदम एक्सप्लेन करवाऊँगा आपको। कि अभी तक मैंने क्या पढ़ा? सबसे MP अगर मैंने पढ़ा तो क्या पढ़ा? मोललता, मोलरता, मोललता और नॉर्मलता और मोल प्रभाज। ये आपको एकदम आज क्लियर होने चाहिए। इसके डेफिनेशन फार्मूले ठीक है एकदम क्लियर होना चाहिए, माइंड में एकदम क्लियर होना चाहिए। और अब ये ठान लेना कि ये चारों डेफिनेशन अब आगे नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, अब क्या है? विलयन की मोलरता व नॉर्मलता में संबंध क्या है? ठीक है, विलयन की मोलरता और नॉर्मलता में संबंध 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। आपको बता देना है मोलरता इंटू विलेय का अणुभार बराबर नॉर्मलता इंटू तुल्यांक की बात। हमें क्या बोला? विलयन की मोलरता और नॉर्मलता में संबंध पूछा है तो यही आपको बता देना है। चाहे तो नॉर्मलता की इस साइड ले आके इस साइड दिखा सकते हो। ठीक है।
ठीक है। तो देखो यार, इसमें एक भी इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। अगर मैं बोल रहा हूँ तो यार सच बोल रहा हूँ। मूलतः था मूल प्रवाह में संबंध 1-2 नंबर के क्वेश्चन आ जाएंगे इससे भी, ठीक है। सो आपको देख लेना, विलय का मूल प्रवाह मूलतः बराबर क्या, विलय का मूल प्रवाह इंटू 100 इंटू 1000 विलायक का मूल प्रवाह इंटू विलायक का अणुभार, ठीक है। इससे अगर आप न्यूमेरिकल भी आए तो भी आप लगा सकते हो। अगर पूछे मूलतः था मूल प्रवाह में संबंध बताओ तो भी आप इसे ही बता देना। इसे आपको याद कर लेना है, इसे लिख के चले आना है, ठीक है। और अगर न्यूमेरिकल पूछे, न्यूमेरिकल कर सकते हो, ठीक है। इतना बड़ा फायदा होने वाला है आपको। विलेयता किसे कहते हैं, ठीक है। किसी पदार्थ की वो अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल जाती है, विलेयता कहलाती है। 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, आपको ये भी बता देना है गैसों की द्रव विलेयता, जैसे फार्म बता देना है ऑक्सीजन, ठीक है। देखो यार, अगला क्या है, हेनरी का नियम क्या है। वन ऑफ द मोस्ट क्वेश्चन 2 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे इससे, 2 नंबर या 3। हेनरी का नियम किसे कहते हैं। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैस की जो द्रव में घुलनशीलता है विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। बस यही आपको दिखा देना है, ये दिखा देना है, और यही फार्मूले आपको, यही मतलब कि डायग्राम आपको दिखा देना ताकि 3 नंबर एक भी कटे ना, ठीक है। मेरे पास टाइम कम है तो मैं फटाफट आपको दिखा देता हूँ। ये ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। हेनरी के नियम की सीमाएं आपको याद कर लेनी है। हेनरी का नियम निम्न ताप पर कैसे क्या होता है, ठीक है। ये 1 2 3 3 4 याद कर लेते हो तो कन्फर्म। हेनरी के नियम के अनुप्रयोग आपको याद कर लेने हैं ताकि एक भी क्वेश्चन यहाँ से छूटने वाला नहीं है आपको। मैं फटाफट आपको दिखा देता हूँ। वाष्प दाब किसे कहते हैं, द्रव और उसकी वाष्प के मध्य साम्यावस्था में स्थिर ताप पर लगने वाला वाष्प का दाब ही क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। द्रव से वाष्प में बनना क्या कहलाता है, वाष्पन कहलाता है। वाष्प से द्रव में बनना क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। द्रव से वाष्प में बनना वाष्पन और द्रव से वाष्प से द्रव में बनना संघनन कहलाता है। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव दे देगा, ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का है। तो वाष्प दाब किसे कहते हैं, द्रव उसकी वाष्प के मध्य साम्य अवस्था में स्थित, द्रव उसकी साम्य अवस्था में स्थिर ताप पर लगने वाला वाष्प का दाब ही वाष्प दाब कहलाता है। क्लियर है आपको, ठीक। द्रव से वाष्प में बनना वाष्पन कहलाता है, वाष्प से द्रव में बनना संघनन कहलाता है। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। वाष्प दाब में उन्मूलन VVI क्वेश्चन है, इसे आपको छोड़ना नहीं। वाष्प दाब में उन्मूलन, राउल्ट का नियम मैंने पहले भी बताया है। राउल्ट के नियम किसे कहते हैं, किसी दिए हुए ताप पर द्रव विलयन के किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब उसके मूल प्रवाह के समानुपाती होता है। बस आपको यही डायग्राम दिखा देना है। एक डायग्राम तो दिखाना ही है आपको, क्योंकि यार अगर नहीं दिखाओगे तो 1 या 2 नंबर आपके कट जाएंगे। केमिस्ट्री में डायग्राम का बहुत बड़ा रोल होता है और रिएक्शन का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर ये दिखा दिए तो आपके, अगर आप कम लिखते हो फिर भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। और सभी जो मात्रक हैं इसके क्या रोल हैं और मतलब कि इसे क्या कहते हैं उसे आपको ऐसे लिख देना है। द्रव ए का आंशिक वाष्प दाब और पी है, BP है तो द्रव बी का आंशिक वाष्प दाब, ठीक है। ऐसे आपको लिखना है, दिमाग से काम लेना है। फुल नंबर चाहिए तो यार कुछ तो ज़्यादा, कुछ आपको किसी और से अलग करना पड़ेगा। अगर ज़्यादा नंबर चाहिए फुल में, फुल नंबर चाहिए तो सबसे अलग करना पड़ेगा आपको, ठीक है। सब की तरह चलोगे तो सब की तरह जो नंबर लाते हैं उसी तरह लाओगे, और कुछ अलग करोगे तो कुछ अलग नंबर लाओगे। समझो इस चीज़ को अब मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। आपको ये तो लिखना ही है, डेफिनेशन लिखना है और ये लिखना है। इसे आपको बताना है कि हाँ कोई एक दाब द्रव किसी
ताप पर द्रव विलयन किसी घटक का आंशिक जो वाष्प दाब है उसके मूल प्रवाह के समानुपाती है। तो ये आपको दिखाना है कि ए का वाष्प दाब हो गया शुद्ध द्रव में बी का वाष्प दाब हो गया, ठीक है। ए प्लस बी मिलके एक मतलब कि अदर कंपोनेंट का निर्माण किया, तो यहाँ आपको दिखाना है ये चीज़, ठीक है। पी ए का वाष्प दाब मिलके प्लस बी का वाष्प दाब मिलके वाष्प दाब बना दिया, ठीक है, टोटल वाष्प दाब। यहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा तभी आपको फुल नंबर मिलेंगे। ये आप नहीं लिखते हो, ये नहीं लिखते हो चलेगा, ये नहीं लिखते हो चलेगा, ये समझ गए आप। आदर्श विलयन अनादर्श विलयन किसे कहते हैं? ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहते हैं। अनादर्श विलयन ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं अनादर्श विलयन कहलाते हैं। क्लियर है? एक दो यहाँ से डेफिनेशन वगैरह लिख लें। डेफिनेशन क्या, किसका पालन करता है? राउल्ट के नियम का पालन करता है, ठीक है। अनादर्श विलयन हो गया। अनादर्श विलयन के गुण लिख लेने हैं, आदर्श विलयन के गुण लिख लेने हैं, अनादर्श विलयन के गुण याद कर लेने हैं। कभी कभी पूछ लेता है आदर्श विलयन के गुण बताओ, या पूछ लेगा आदर्श विलयन किसे कहते हैं था उनके दो गुण लिखो, या पूछ लेगा अनादर्श विलयन किसे कहते हैं उनके गुण लिखो। तो यार आपको प्रिपेयर रहना है, ठीक है। इसीलिए मैं सब एकदम मतलब कि प्रॉपर बता रहा हूँ। स्थिर क्वाथी मिश्रण किसे कहते हैं? स्थिर क्वथनांकीय मिश्रण किसे कहते हैं? तो आपको देख लेना है। स्थिर क्वाथी मिश्रण स्थिर, अब यहाँ पूछ लेगा इसमें क्वथनांकीय मिश्रण, ठीक है। अणुसंख्यक गुणधर्म किसे कहते हैं? वे गुणधर्म जो विलायक की एक निश्चित मात्रा में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, किंतु विलेय की रासायनिक प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं, ठीक है। अणुसंख्यक गुणधर्म के कुछ महत्व क्या है? अणुसंख्यक गुणधर्म कितने प्रकार के होते हैं? ये पूछता है अणुसंख्यक गुणधर्म कितने प्रकार के होते हैं था इससे विस्तार में इसका वर्णन कीजिए। अणुसंख्यक गुणधर्म किसे कहते हैं? अणुसंख्यक गुणधर्म के कितने प्रकार होते हैं था इनका विस्तार में वर्णन कीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, 5 नंबर का, तो आपको ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहना है। अणुसंख्यक गुणधर्म किसे कहते हैं? इसके प्रकार हैं, 4 प्रकार हैं। वाष्प दाब के अपेक्षित उन्मूलन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में उन्मूलन और परासरण दाब। और इन चारों की डेफिनेशन याद कर लेने हैं। चारों की डेफिनेशन दिए हैं। वाष्प दाब में अपेक्षित उन्मूलन किसे कहते हैं? ठीक, इतना आपको नहीं लिखना है, बस इतना ही आपको बताना है। अगर 5 नंबर का पूछे तो बस इतना ही बता देना है, काम चल जाएगा आपका, ठीक। अब क्वथनांक में उन्नयन किसे कहते हैं? बस इतना आपको बता देना है, आगे बढ़ जाना है, ठीक। इतना हवाई नहीं लिखना है, क्योंकि यार आपको टाइम मैनेज भी करना है। मोलर उन्नयन स्थिरांक, ठीक, इतना ही आपको लिखना है, ठीक। और हिमांक में उन्मूलन, ठीक है। और एक एग्जाम्पल देते चलना है, ठीक है। मोलर उन्मूलन स्थिरांक, परासरण दाब 4, चौथा परासरण दाब किसे कहते हैं? ठीक है। ये चारों आपको बता देने हैं अच्छे से, और मतलब कि 4 लाइन 5 लाइन के सारे लिख देने हैं। चारों 4 5 लाइन के लिख देने हैं, 3 या 4 लाइन में, और एक एग्जाम्पल दे देना है, 5 नंबर आपके पक्के, ठीक है। मैं एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूँ क्या है। अणुसंख्यक गुणधर्म पूछ लेगा किसे कहते हैं, ठीक। और उनके 4 प्रकार बताइए, चारों प्रकार बता देने हैं, और इनके 3 4 लाइन में डेफिनेशन लिख देने हैं, और एक एग्जाम्पल बता देना है, ठीक है। क्लियर है? 5 नंबर पक्के हो जाएंगे फ्री में, ठीक। परासरण दाब किसे कहते हैं? परासरण दाब आपको याद कर लेने हैं। अर्धपारगम, झिल्लिक, ध्रुव, समपरासरण में ऐसे विलयन जो परासरण
ऐसे विलयन जो समपराश्रय विलयन किसे कहते हैं? ऐसे विलयन जो पराशरण दाब का पालन करते हैं। वे विलयन जिनकी पराशरण दाब समानता पर क्या होते हैं? समान होते। पराशरण दाब का पालन करें समान होते। ठीक है, समपराश्रय विलयन कहलाते हैं। सिंपल डेफिनेशन भी है, तुरंत एकदम घोंट लेना है। अल्प पराश्रय अति पराश्रय विलयन, ये नहीं, उतना नहीं आता है। ठीक है, अब क्या है? वांट हाफ गुणांक किसे कहते हैं? वन ऑफ द मोस्ट क्वेश्चन है, ये भी है। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट क्वेश्चन है और एकदम यार तबाही। ठीक है, कंप्लीट हो गई इस तरह चैप्टर 1 आपका कंप्लीट हो गया, चैप्टर 1, और इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ठीक है, एक बार मैं आपको फिर से रिकॉल करा देता हूँ कि क्या क्या आपको याद रखने। मोलरता, मोलरता, मोललता, मोललता, इस चैप्टर में VVI क्या क्या याद रखने हैं आपको। नॉर्मलता, नॉर्मलता और मोल प्रभाज, मोल प्रभाज। ठीक है, क्लियर है। अगला क्या है? हेनरी का नियम, हेनरी का नियम, हेनरी का नियम, हेनरी के नियम की सीमाएं, सीमाएं और हेनरी के नियम की अनुप्रयोग, अनुप्रयोग, प्रयोग, ये आपको ध्यान रखना है। और अगला क्या है? वन ऑफ द मोस्ट क्वेश्चन जो है राउल्ट के नियम, राउल्ट, राउल्ट का नियम, राउल्ट के नियम के अनुप्रयोग, अनुप्रयोग, प्रयोग। ठीक, अगला क्या है? अणुसंख्यक गुणधर्म किसे कहते हैं? अणुसंख्यक गुणधर्म किसे कहते हैं? गुणधर्म किसे कहते हैं? ठीक है, अणुसंख्यक गुणधर्म कितने प्रकार के होते हैं? अणुसंख्यक गुणधर्म कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के हमने देखा, चारों के प्रकार परास। ठीक है, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में उन्मन और परासरण दाब, परासरण दाब, और एक और है। ठीक है, ये चारों आपके तैयार होने चाहिए, इन पर एक एक एग्जाम्पल। ठीक है, और अगला क्या है? वांट हाफ गुणांक, वांट हाफ, हाफ गुणांक, गुणांक, ये तो आपके क्लियर होने से एकदम कंफर्म याद रहने ही चाहिए। इतने भी अगर आप याद करते हो, जितना